मेज़रमेंट ऑफ लेंथ के बाद अब हम यूनिट एंड मेज़रमेंट चैप्टर के जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मेज़रमेंट ऑफ मास एंड टाइम। मेज़रमेंट ऑफ लेंथ में हमने कुछ एक मेथड देखे जिससे कि हमने ये सीखा कि लेंथ को किस तरह से मेज़र कर सकते हैं। मेज़रमेंट ऑफ मास की जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है कॉमन बैलेंस या फिज़िकल बैलेंस, जो कि आप लोगों ने बाहर मार्केट में दुकानदार के पास भी देखा होगा, जिसमें एक तरफ हम कुछ वेट रखते हैं और दूसरी तरफ मटेरियल रखते हैं। अगर हम इससे भी बहुत बड़े मेज़रमेंट करने हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के मास, बड़ी चीज़ों का मतलब है लाइक प्लैनेट का मास, चांद का मास, इस तरह से, तो उस समय जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसका नाम है ग्रेविटेशनल मेथड। और अगर हम बात करते हैं बिल्कुल एटॉमिक मासेस के, कि एक एटम का मास या एक मॉलिक्यूल का मास या किसी आयन का मास, तो उसके लिए जिस मेथड को यूज़ करते हैं वो है मास स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड। और इन सब के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और मेज़रमेंट ऑफ टाइम की जब बात करते हैं तो सबसे कॉमन चीज़ हमारे सामने आती है वो है क्लॉक। रिस्ट वॉच भी उसमें यूज़ होती है और वॉल क्लॉक भी। लेकिन ऐसी कौन सी क्लॉक है जिसका टाइम कभी भी गलत नहीं होता? तो उसके लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो है एटॉमिक क्लॉक, जिसको कि हम सीजियम क्लॉक भी बोलते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये क्लॉक इतना सटीक टाइम देती है कि एक साल में टाइम में जो वेरिएशन आता है वो करीब करीब 32 माइक्रोसेकंड के बराबर आता है। तो टाइम और मास में बस इतना ही। अब हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है एरर इन मेज़रमेंट। ये हमने देखा कि हमने लेंथ, मास और टाइम को मेज़र करने के जितने तरीके हमने जाने, और हमने साथ साथ तो हमने उनके साथ ये भी कहा कि इससे भी अच्छा कोई और तरीका है। जैसे लेंथ मेज़रमेंट के लिए माइक्रोस्कोप की बात की, और उससे और अच्छा नापने के लिए हमने टनलिंग माइक्रोस्कोप की बात की। इसका मतलब ये हुआ कि मेज़रमेंट में कहीं ना कोई कमी रहती ही होगी। और अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट इज़ नोन एज एरर। तो हम यहाँ एरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एरर पढ़ने से पहले दो टर्म्स को हम समझ लेते हैं। वो टर्म है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ हमने बोर्ड पर एक AB लेंथ ली गई है, जो कोई मीटर स्केल हो सकता है, कोई रॉड हो सकती है, या कुछ भी ऐसी चीज़। हमने लिखा है कि मान लेते हैं इसकी ट्रू वैल्यू 2.75 मीटर है। ट्रू वैल्यू का मतलब है ये वो मेज़रमेंट है जिसको हम अब तक सबसे अच्छा मेज़रमेंट बता रहे हैं। यहाँ 3 ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर नंबर 1, 2 एंड 3। तीनों ने अपनी अपनी डिवाइस से इस रॉड की लेंथ को मेज़र किया है। पहले ऑब्जर्वर ने मेज़रमेंट किया है 2.70, दूसरे ने किया है 2.73 और तीसरे ने किया है 2.64। अगर हमसे यहाँ पूछा जाए इन तीनों में से कौन सा मेज़रमेंट ऐसा है जो ट्रू वैल्यू के नज़दीक है, ट्रू वैल्यू के जैसा है, तो हमारा आंसर होगा मेज़रमेंट नंबर 2.73। सिर्फ अकेला ये मेज़रमेंट है जो ट्रू वैल्यू के सबसे ज़्यादा क्लोज है। तो इस तरह का कोई भी मेज़रमेंट जो वास्तव में ट्रू वैल्यू के सबसे नज़दीक की वैल्यू देता हो, ऐसे मेज़रमेंट को हम कहेंगे एक्यूरेट मेज़रमेंट। तो इसका मतलब एक्यूरेसी हमें ये बताता है कि कोई भी मेज़रमेंट ट्रू वैल्यू के कितना नज़दीक है। मीन्स एक्यूरेसी टेल अस अबाउट हाउ क्लोज इज़ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिसिशन के बारे में। उसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हमने फिर से पहले की तरह एक रॉड है जिसकी ट्रू वैल्यू है 2.754 मीटर। मेज़रमेंट में पहले वाले ने रीडिंग दी 2.5 मीटर, दूसरे ने रीडिंग दी 2.75 और तीसरे ने रीडिंग दी 1.1246।
अगर यहाँ हमसे पूछा जाता है किस ऑब्जर्वर के पास ऐसा स्केल है जो छोटी से छोटी रीडिंग को भी मेज़र कर सकता है, मीन्स अगर उसको मिलीमीटर से छोटी रीडिंग भी मेज़र करनी है तो कौन सा ऑब्जर्वर इस काम को कर सकता है, तो हम यहाँ रीडिंग्स देखेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं 2.75 यानी कि पॉइंट के 2 डेसिमल प्लेस तक मेज़रमेंट हुआ है और यहाँ पर पॉइंट के 4 डेसिमल प्लेस तक मेज़रमेंट हुआ है। मीन्स यहाँ पर ये वाला जो मेज़रमेंट है ये सबसे फाइन मेज़रमेंट है। हम कह सकते हैं इसका जो रिजोल्यूशन है वो सबसे फाइन है। तो प्रिसीशन वाकई में रिजोल्यूशन को बताता है। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जो मेज़रमेंट किया है वो कितना एक्यूरेट है, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है मेज़रमेंट कितना फाइन है। तो यहाँ पर जो तीसरे ऑब्जर्वर की वैल्यू है ये सबसे प्रिसाइज वैल्यू मानी जाएगी। तो प्रिसीशन टेल अस अबाउट टू व्हाट रिजोल्यूशन द क्वांटिटी इज मेजर्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं जिनसे हम एक्यूरेसी और प्रिसीशन को और अधिक समझ पाएंगे। इस एग्जांपल में पहले की तरह ट्रू वैल्यू है 2.75 और 3 अलग अलग ऑब्जर्वर ने इस रीडिंग को मेज़र किया है। अगर यहाँ हमसे पूछा जाता है कौन सी रीडिंग सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, तो हम देखेंगे कौन सी रीडिंग ट्रू वैल्यू के सबसे क्लोज है। तो हम देख सकते हैं 2.73 ये सबसे ज़्यादा क्लोज है, मीन्स दिस इज़ एक्यूरेट वैल्यू। अब हम ये जानना चाहते हैं तीनों ऑब्जर्वर में से किसके पास सबसे फाइन रिजोल्यूशन करने की कैपेसिटी है, किसका इंस्ट्रूमेंट सबसे छोटी रीडिंग ले सकता है। तो हमारा आंसर होगा 1.6459 यानी ऑब्जर्वर नंबर 3 की वैल्यू। दिस इज मोस्ट प्रिसाइज रीडिंग। यहाँ आपने ये बात नोट करी होगी, प्रिसाइज होने का मतलब ये नहीं है कि वो रीडिंग सही होगी। यहाँ पर सिर्फ रीडिंग का फाइन होना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल भी एक्यूरेट रीडिंग नहीं है, बट इट इज़ मोस्ट प्रिसाइज। अब हम फिर से अपने ओरिजिनल टॉपिक पर आते हैं जो कि है एरर्स। अब हम एक एक करके एरर्स की बात करते हैं। सबसे पहले जिस एरर की हम बात करने वाले हैं वो है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर का क्या मीनिंग है? वो एरर जो सिस्टम में से आती है। सिस्टम यहाँ क्या है? सिस्टम है वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेज़र कर रहे हैं, वो इंसान जो कि ऑब्जर्व करेगा यानी ह्यूमन बीइंग होगा। तीसरा है वो मेथड जिससे हम मेज़रमेंट करेंगे। एक एक करके तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेज़रमेंट कर रहे हैं अगर वो इंस्ट्रूमेंट ही गलत है तो हमारे मेज़रमेंट में कोई ना कोई गलती ज़रूर होगी और वो गलती कहलाती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। और उस एरर को ठीक करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। हम उस इंस्ट्रूमेंट को ही अगर रिप्लेस कर दें तो वो एरर ठीक हो सकती है। दूसरी एरर है एरर इन प्रोसीजर। जिस तरीके से हम मेज़रमेंट कर रहे हैं अगर उस तरीके में ही कोई गलती है तो वो गलती कहलाएगी एरर इन प्रोसीजर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को कहा जाता है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की लेंथ मेज़र करनी है और लेंथ मेज़र करने के लिए उसको एक रस्सी हमने दे रखी है। अब रस्सी लेने के बाद एक ऑब्जर्वर ने तो इस तरह से रस्सी रखी, एक एंड रखा ए पर, दूसरा एंड रखा बी पर और उसको बिल्कुल टाइट पकड़ लिया। तो ऐसे केस में ए और बी के बीच की डिस्टेंस आएगी। लेकिन अगर ऑब्जर्वर ने ए और बी के बीच में रस्सी तो लगाई लेकिन रस्सी इस तरह से लगाई कि रस्सी बीच में से ऐसे लटकी हुई है, तो इस समय जो रस्सी की लेंथ होगी वो ए बी डिस्टेंस से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर भी मेज़रमेंट में एक एरर आया, लेकिन ये एरर उसके गलत प्रोसीजर की वजह से आया। इसी वजह से ये एरर कहलाता है इट इज़ ड्यू टू इम्परफेक्शन ऑफ प्रोसेस और टेक्निक। और इसको दूर करने का तरीका सिर्फ ये है कि हम तरीका सुधार लें। तीसरी बात करते हैं पर्सनल एरर। पर्सनल एरर
उस ऑब्जर्वर या उस इंसान की वजह से है जो उस ऑब्जर्वेशन को या उस रीडिंग को ले रहा है। हम में कुछ लोगों में कुछ इस तरह की आदतें होती हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि रीडिंग लीजिए तो वो हमेशा गर्दन टेढ़ी ही रखते हैं। जब गर्दन टेढ़ी रखेंगे तो वो जिस रीडिंग को ले रहे हैं वो जस्ट उससे अगली वाली रीडिंग को ले पाएंगे, क्योंकि रीडिंग लेते समय हमें उसको जस्ट ऊपर से देखना होता है, ना कि कहीं तिरछी साइड से। तो इस तरह के जितनी एरर होंगी वो पर्सनल एरर होती हैं। ये जैसे ही वो आदमी बदलेगा एरर भी अलग हो जाएगी। तो ये सारी थी सिस्टमेटिक एरर। इसके बाद हम बात करते हैं रैंडम एरर्स की। रैंडम एरर वो एरर हैं जिनके होने की कोई रेगुलरिटी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लिया हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, और जैसे ही हमने प्रैक्टिकल शुरू किया थोड़ी देर बाद वोल्टेज बढ़ गई, और वोल्टेज बढ़ने से हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो बदल गए। क्या ये ज़रूरी है कि हर बार हर समय वोल्टेज बढ़ेगी? वो कभी घट भी सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वोल्टेज नॉर्मल रहे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसके बारे में हम नहीं कह सकते कि कब क्या होगा, तो ऐसे एरर कहलाते हैं रैंडम एरर। और इन रैंडम एरर को दूर करने का सिर्फ एक तरीका है कि उस मेज़रमेंट को हम एक की बजाय बहुत बार करें, और जब ज़्यादा बार करेंगे तो उनका जो एवरेज है वो हमें ज़्यादा ट्रू वैल्यू यानी ज़्यादा सही रीडिंग देगा। इसके बाद हम बात करते हैं लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि लीस्ट काउंट क्या है। इसके लिए कुछ एक स्केल के डायग्राम देखते हैं। यहाँ डायग्राम में हमने 3 अलग अलग स्केल बनाई हुई हैं। यहाँ हमने पूरी स्केल नहीं बनाई है। सेंटीमीटर स्केल है, यहाँ पर ये 3 है और ये 4 है। इसी तरह से दूसरी स्केल और उसी तरह से तीसरी स्केल। सबसे पहले बात करते हैं स्केल नंबर 1 की। अगर हम किसी लेंथ को इससे मेज़र करना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर तक हम बिल्कुल क्लियर नाप सकते हैं, 3.5 तक भी। लेकिन 3.5 से लेकर 4 के बीच में हमें कुछ ना कुछ तुक्का मारना पड़ेगा। हम नहीं बता सकते कि ये 3.5 से कितना ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो डिस्टेंस है यानी हाफ सेंटीमीटर, हम हाफ सेंटीमीटर तक की लेंथ एग्जैक्टली सही नाप सकते हैं। उससे छोटी लेंथ नापने में यहाँ हम गलती करेंगे। तो यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर मिनिमम लेंथ है जिसको बिल्कुल सही तरीके से मेज़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्केल नंबर 2 में। यहाँ हम देख सकते हैं 3 और 4 के बीच में 10 डिवीज़न बने हुए हैं। तो हम किसी एक डिवीज़न तक की डिस्टेंस को बिल्कुल क्लियरली मेज़र कर सकते हैं। अगर हम इसी लेंथ की बात करें तो देखिए इस लेंथ को जैसे जैसे हम यहाँ पहुँचाएंगे तो हम देखते हैं 3.8 तक, दिस इज़ 3.8 सेंटीमीटर, और उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग है 3.9 सेंटीमीटर। अब 3.8 तक तो हम कंफर्म हैं, लेकिन हम 3.9 लेंथ नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब है 1 मिलीमीटर तक की डिस्टेंस बिल्कुल एग्जैक्टली नाप सकते हैं, उससे छोटी में हम कोई ना कोई गलती कर देंगे। तो इस केस में हम इस 1 सेंटीमीटर का 1/10 हिस्सा यानी कि 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर को बिना किसी एरर के मेज़र कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्केल नंबर 3। स्केल नंबर 3 में हम देख सकते हैं 3 से 4 यानी कि 1 सेंटीमीटर के बीच में 20 डिवीज़न है। 20 डिवीज़न का मतलब है अब यहाँ पर सबसे छोटा जो हिस्सा हम मेज़र कर सकते हैं वो 1 सेंटीमीटर का 1/20th पार्ट मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पर हम 1 मिलीमीटर का भी आधा हिस्सा मीन्स 0.5 मिलीमीटर मेज़र कर सकते हैं। तो लीस्ट मीन्स सबसे छोटा, काउंट मीन्स मेज़रमेंट। तो लीस्ट काउंट का मतलब हुआ किसी भी इंस्ट्रूमेंट से बिना किसी एरर के मेज़र होने वाला सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग, वो उसका लीस्ट काउंट कहलाती है। लीस्ट काउंट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम एनी इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी एरर। तो ये तो हुआ लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट एरर किसे कहेंगे हम इस बात को समझते हैं। यहाँ देखिए
इस वाले डायग्राम में इस ऊपर वाली लेंथ मान लेते हैं इसका नाम है ए और बी। इस लेंथ को मेज़रमेंट करने के लिए कहा जाता है। और इस पहले वाली रीडिंग से जब हम इस लेंथ को मेज़र करेंगे तो हम 3.5 तक तो सही बात करेंगे, लेकिन उसके बाद की जो रीडिंग है वो हम थोड़ा सा गैस वर्क करेंगे, यानी तुक्का मारेंगे। लाइक ये लग रहा है कि 3.5 और 4 के बीच में कहीं है, तो इसको हम 3.7 लिख लेते हैं। अब हम देख सकते हैं इस रीडिंग में ये जो 0.7 है ये वास्तव में हमारा तुक्का मारा हुआ है। तो ये जो तुक्का है यही है एरर। इसी तरह की बात अगर यहाँ नीचे करते हैं तो यहाँ पर रीडिंग है 3.8 और 3.9 के बीच में, और हमसे कहा जाए कि एग्जैक्ट रीडिंग बताओ, तो हम फिर से गैस वर्क करेंगे और हम रीडिंग देंगे कुछ ऐसी 3.85 सेंटीमीटर। और यहाँ पर भी हम देखते हैं ये जो 0.5 है ये वास्तव में सिग्निफिकेंट नहीं है, ये हमारा खुद का गैस वर्क है। तो इस तरह की जो एरर मेज़रमेंट में आती है उस एरर को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? इसको रिमूव करने का एक सिंपल तरीका है, ऐसे की बजाय ऐसा स्केल यूज़ करें। हम कोई ऐसा स्केल यूज़ करें जिसका रिजोल्यूशन बहुत फाइन हो, यानी बहुत छोटी रीडिंग को मेज़र कर सकता हो। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट के यूज से लीस्ट काउंट एरर को दूर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं एरर से रिलेटेड ही कुछ और टर्मिनोलॉजी की, जिनका नाम है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। इन सभी को अलग अलग समझने के लिए और एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज़ कर पाएँ, इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ ही हम इन सारी टर्म्स को भी समझते जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है, वी मेजर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। यहाँ पर हमने एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेज़र किया है और टाइम पीरियड्स की जितनी वैल्यूज़ हैं वो हमें दे रखी हैं, और हमसे पूछा गया है कि इनकी एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर हमें निकाल के बताइए। हम इस क्वेश्चन को सिर्फ इस क्वेश्चन तक लिमिट नहीं करेंगे, हम वो सारी एरर्स निकालेंगे जो हमें समझनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का डेटा हम नोट कर लेते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं पहला टाइम पीरियड 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 और 2.80 सेकेंड। हमने यहाँ पर सेकेंड नहीं लिखा है, वो आप अपने आप समझ लीजिएगा। इन सारी वैल्यूज़ को हम मेज़रमेंट कहते हैं। अगर इनको A1, A2 से रिप्रेजेंट कर दें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगी। सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि वास्तव में इनमें से सबसे सही रीडिंग कौन सी है, मीन्स ट्रू वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका है, इन सब का हम मीन निकाल लेंगे और वही होगी ट्रू वैल्यू। तो इनकी ट्रू वैल्यू यानी कि मीन निकालते हैं। यहाँ पर हमने इन सब का मीन निकाला तो सबका टोटल किया, और चूंकि 5 रीडिंग्स हैं तो 5 से डिवाइड किया और इसका मीन आया 2.624। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जितने मेजरमेंट हैं उन सब में डेसिमल के बाद 2 प्लेस हैं, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 प्लेस हैं। तो देखा जाए तो अगर हमारा मेजरमेंट का डिवाइस सिर्फ डेसिमल के 2 प्लेस तक ही मेज़र करता है तो इस तीसरे प्लेस की जो वैल्यू है वो हमारे लिए वेस्ट है, तो हमें ये हटा देनी चाहिए। मीन्स ये वाली डिजिट इट इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं इसको हम बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे पहली क्वांटिटी का एरर निकालते हैं।
यहाँ देखिए, ये है पहला मेज़रमेंट और ये है ट्रू वैल्यू, जिसको कि मीन वैल्यू बोलते हैं। तो मेज़रमेंट में से मीन वैल्यू को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है पहले मेज़रमेंट का एरर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा A1 से। तो मेज़रमेंट में से ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्ट की, तो मेज़रमेंट है 2.63 यहाँ से, ट्रू वैल्यू है 2.624 यहाँ से, और दोनों का डिफरेंस आया 0.006। तो इस तरह से हमारे पास 5 मेज़रमेंट हैं, तो 5 एरर भी हमें निकालनी होंगी। तो हम 5 एरर निकाल लेते हैं। तो ये हो गई हैं डेल्टा A1 पहले मेज़रमेंट की एरर, डेल्टा A2 दूसरे मेज़रमेंट की एरर, और इसी तरह से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मेज़रमेंट की एरर। इस एरर को थोड़ा ध्यान से देखिए। पहली एरर जो है वो पॉजिटिव है, दूसरी एरर और तीसरी एरर नेगेटिव है, और फिर से पॉजिटिव है। इसका मतलब है एरर 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जिस तरह से हमने मेज़रमेंट का मीन निकाला, उसी तरह से अब हम इन एरर का भी मीन निकालेंगे, और एरर के मीन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम एरर को, और ये मीन लिखा तो इन सभी एरर का मीन। अब मीन के लिए डेल्टा A1 में हम वैल्यू रखेंगे 0.006 की, डेल्टा A2 में वैल्यू रखेंगे -0.064 की, इसी तरह से डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5। अब इन सभी को हम ऐड करते हैं और 5 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि वो 0 आता है। ये कमाल की बात है कि एरर इनका मीन 0 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी मेज़रमेंट को करेंगे तो ये सिर्फ 5 रीडिंग नहीं होती है, रीडिंग होती है बहुत ज़्यादा। जब उन सब का हम मीन निकालते हैं तो हम ये समझ सकते हैं ये जो रीडिंग है उस मीन के इर्द गिर्द में बिखरी हुई है, यानी जितनी पॉजिटिव हैं उतनी ही नेगेटिव हैं। कुछ वैल्यू जितनी ज़्यादा हो गई हैं तो कुछ वैल्यू उतनी ही कम भी हो गई हैं। इसी वजह से इनका मीन 0 आता है। यहाँ एक फिर नई प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से तो हम कभी किसी एरर का मीन निकाल ही नहीं पाएंगे। तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम ये डायरेक्ट मीन नहीं निकालते हैं, हम निकालते हैं इनका एब्सोल्यूट मीन, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट वर्ड जहाँ पर आता है तो एब्सोल्यूट का मतलब है आपको पॉजिटिव या नेगेटिव इन क्वांटिटीज़ को ध्यान नहीं देना है, बिना किसी साइन कन्वेंशन के सबको पॉजिटिव मानना है और एरर निकाल लेनी है। तो हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पर हम समझ सकते हैं डेल्टा ए के दोनों तरफ हमने 2 बार लगा रखे हैं। ये है बेसिकली मॉड्यूलस। मॉड्यूलस जब लगता है तो इसका मतलब ये है अंदर वाली क्वांटिटी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो हमारे लिए पॉजिटिव ही होगी। तो इसी तरह से हमने 5 वैल्यूज़ का मॉडुलस निकाला हुआ है, यानी 5 एरर, और वो भी सारी पॉजिटिव। अब इनको टोटल करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, तब हमें मिलेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब हम इनको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं इन सभी को पॉजिटिव मानने पर इनका टोटल आया 0.536 डिवाइडेड बाई 5, और मीन एब्सोल्यूट एरर है 0.1072। हमेशा याद रखिए मीन एब्सोल्यूट एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब बात करते हैं रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर निकालना सबसे आसान है। मीन एब्सोल्यूट एरर में हम मीन वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर हमें क्या बता रही है हम ये भी चेक करते हैं। ये ट्रू वैल्यू है और ये है एवरेज मिस्टेक। अगर कोई हमसे पूछता है कि जो भी मेज़रमेंट हम ले रहे हैं वास्तव में वो कितना बड़ा या कितना छोटा हो सकता है, तो देखिए ये है ट्रू वैल्यू और ये है गलती यानी एरर। अगर इस पूरी एरर को इसमें जोड़ दें तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ट्रू वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर,
ये मैक्सिमम गलती, और मिनिमम गलती क्या होगी, ट्रू वैल्यू माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, ये कम से कम गलती। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी ट्रू वैल्यू से इतनी ज़्यादा और ट्रू वैल्यू से इतनी कम के बीच में ही रहती है। यानी हम लिख सकते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं हर एक मेज़रमेंट वो ट्रू वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर से कम होगा और ट्रू वैल्यू माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर से ज़्यादा होगा। मीन्स सारे के सारे मेज़रमेंट इन दो क्वांटिटी के बीच में होंगे, और ये दो क्वांटिटी कौन सी हैं, ट्रू वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम निकालते हैं इसका रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर के लिए हमने बात की थी मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। इस तरह से हम रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। हम देख सकते हैं रिलेटिव एरर इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, दोनों को डिवाइड किया, मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ से लिखा, ट्रू वैल्यू 2.624, दोनों को डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा रिलेटिव एरर। अब हम बात करते हैं परसेंटेज एरर की। तो रिलेटिव एरर को ही अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगी परसेंटेज एरर। यहाँ हम देख सकते हैं परसेंटेज एरर इक्वल टू दिस इज रिलेटिव एरर इंटू 100%, और 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये आ जाएगा यहाँ से 4.08%। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा, पहली बात, किसी भी रीडिंग्स को मेज़रमेंट बोलते हैं, उस मेज़रमेंट का एवरेज लेने से हमें ट्रू वैल्यू मिलती है, उस ट्रू वैल्यू से हम सबका एरर निकाल सकते हैं, मेज़रमेंट में से ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरर निकल जाएगी। उन एरर से हम डेल्टा मीन कभी नहीं निकालते क्योंकि वो ज़ीरो आ जाता है, इसलिए हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि सभी एरर को पॉजिटिव मान के उनका एवरेज निकालना, और उस एवरेज से हम निकालते हैं रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो ये थे एरर से रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजी। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ये समझते हैं। जब हम किसी मेज़रमेंट को करते हैं, कहीं कोई लंबाई नापी, कहीं कोई हाइट मेज़र की, तो हम उस मेज़रमेंट के बाद करते क्या हैं, सिर्फ ऐसा तो नहीं ना कि उनको नाप के सिर्फ हम बैठ गए, हमारा काम हो गया। हम आम तौर पर जब भी कोई लेंथ या हाइट मेज़र करते हैं तो हम या तो एरिया निकालते हैं या वॉल्यूम निकालते हैं या कोई और फार्मूला जिसमें वो मेज़रमेंट यूज़ करते हैं। अब सोचिए कि अगर हमें एरिया ही निकालना होता और हमें लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करना होता, हमें मालूम है हमने लेंथ मेज़रमेंट में और ब्रेथ मेज़रमेंट में कोई ना कोई गलती कर रखी है, दैट इज़ नोन एज एरर्स। तो अब हम ये कैसे पता लगाएं कि इससे निकलने वाले एरिया में क्या गलती हो जाएगी, वहाँ कितनी एरर आएगी। तो यही है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, और इस कॉम्बिनेशंस में हम 5 अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। अगर मेज़रमेंट को ऐड कर रखा हो तो एरर किस तरह से फ्लो होगा, फ्लो होने का मतलब है रिज़ल्ट में कितना एरर आएगा। अगर ये सब्ट्रैक्शन का केस होता तो कॉम्बिनेशन का रिज़ल्ट क्या आएगा, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे होते तो इनके रिज़ल्ट में एरर कितना आएगा, अगर ये डिवाइड हो रहे होते तो उनके रिज़ल्ट में कितना एरर आएगा, और अगर ये पावर्स में होते जैसे कि लेंथ के स्क्वायर या क्यूब, इस तरह की कोई क्वांटिटी होती, तो हमारे रिज़ल्ट में उस एरर का क्या इफ़ेक्ट आएगा। और यही सब हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर टॉपिक में। और सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं एरर ऑफ ए सम। मान लेते हैं जो मेज़रमेंट हम करने वाले हैं उस मेज़रमेंट में से एक क्वांटिटी है A और दूसरी क्वांटिटी है B, और दोनों क्वांटिटी को ऐड करके हम रिज़ल्ट निकालने वाले हैं जिसका नाम है Z। जब हम A को मेज़र करेंगे तो बिना गलती के तो हम मेज़रमेंट करते ही नहीं है, ये तो हम जान ही चुके हैं। तो A में जो एरर होगा उस एरर को मैं नाम देता हूँ डेल्टा A। B में जो एरर होगा उसका नाम है डेल्टा B।
हम ये भी जान चुके हैं कि एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसको भी मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबिलिटी दे देता हूँ और यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रख देते हैं। जब रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट में भी कुछ ना कुछ एरर होगा और रिज़ल्ट के एरर को हम नाम देते हैं डेल्टा जेड। यहाँ पर भी प्लस और माइनस दोनों। तो हमारे पास दो मेज़रमेंट हैं और दो उनकी एरर हैं और उनका रिज़ल्ट है और रिज़ल्ट का एरर है। अब हमें ये पता लगाना है ये जो रिज़ल्ट का एरर है उसमें और इन एरर्स में क्या रिलेशन है, वही है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। पता लगाते हैं। सबसे पहले इस z को जब हम मेज़र कर लेंगे तब हम किस तरह से लिखेंगे उस पर आते हैं। ओरिजिनल वैल्यू प्लस माइनस एरर, इसी तरह से हम टोटल वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मेज़रमेंट जो होता है वो मैक्सिमम ट्रू वैल्यू प्लस एरर और ट्रू वैल्यू माइनस एरर के बीच में होता है। तो इस तरह से हम इस वैल्यू को लिखते हैं। इसी तरह से a के लिए हमने यहाँ पर a के लिए a प्लस माइनस डेल्टा a और b के लिए b प्लस माइनस डेल्टा a लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कोई भी विशेष चीज़ नहीं है, जस्ट इसको ओपन करके हमने लिख दिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये a प्लस बी और ये z, a प्लस बी और z तो आपस में सेम है, इसलिए ये क्वांटिटी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी और हमारे सामने डेल्टा z बच जाएगा a और b का एरर। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 4 पॉसिबिलिटीज़ क्यों? क्योंकि प्लस माइनस ये 4 अलग अलग साइन हैं। इनकी पॉसिबिलिटीज़ को एक बार नोट कर लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं अगर हमने दोनों पॉजिटिव साइन लिए तो पहला रिज़ल्ट, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव लिया तो ये रिज़ल्ट, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव लिया तो ये रिज़ल्ट और दोनों नेगेटिव लिए तो ये रिज़ल्ट। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हमेशा बनेंगी। यहाँ पर हम जो चीज़ निकालना चाहते हैं वो है मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैक्सिमम पॉसिबल एरर का मतलब है हम बिल्कुल एक्सट्रीम की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा कितना और कम से कम कितना। तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव डेल्टा जेड है मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव और नेगेटिव डेल्टा जेड है मैक्सिमम पॉसिबल नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये मैक्सिमम क्वांटिटी होगी लेकिन पॉजिटिव होगी, और अगर यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये भी मैक्सिमम होगी लेकिन ये नेगेटिव होगी। तो हमें चूँकि सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू से मतलब है तो सिर्फ यही दो हमारे काम के होंगे। तो हमारा आंसर होगा प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी। मीन्स अगर हम पॉजिटिव जेड के लिए बात कर रहे हैं तो डेल्टा जेड इक्वल टू पॉजिटिव डेल्टा ए पॉजिटिव डेल्टा बी, और अगर हम माइनस के लिए बात करेंगे तो माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। कहने का मतलब ये है हर केस में जो एरर है वो दोनों मेज़रमेंट की जो एरर है उनका एडिशन ही है। एडिशन में वो दोनों पॉजिटिव हों चाहे दोनों नेगेटिव हो, लेकिन रिज़ल्ट जो आएगा वो उनके एडिशन से आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सम वाले केस में जब हम रिज़ल्ट में एरर पता लगाना चाहते हैं तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, दोनों के अलग अलग एरर को ऐड करके हम रिज़ल्ट लिख देंगे। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। पहले की तरह हमने एक वैल्यू a ली, दूसरा मेज़रमेंट b लिया और रिज़ल्ट उनका z है, लेकिन इस बार ये z इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से आएगा। डेल्टा a का एरर है, डेल्टा b का एरर है और डेल्टा z वो एरर है जो रिज़ल्ट में आने वाला है और जो हमें पता करना है। तो फिर से लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह से। ये हमारा लिखने का तरीका मैं फिर से याद दिला दूं कहाँ से आया। कोई भी मेज़रमेंट जो होता है वो ट्रू वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा इससे कम होगा और ट्रू वैल्यू माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर से ज़्यादा होगा। तो इस z की जगह वाकई में
इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू आएगी। तो हम चूंकि बात कर रहे हैं हमेशा मैक्सिमम केस की, तो हम यहाँ पर प्लस माइनस जेड दोनों ही लिख देते हैं। और यहाँ पर ए की वैल्यू हमने ये लिख दी और बी की वैल्यू ये लिखी और बीच में माइनस का साइन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ये ए है, ये बी है, माइनस साइन होने की वजह से साइन चेंज हो गया है। डेल्टा ए प्लस माइनस की तरह है, लेकिन डेल्टा बी के साइन हमने फिर से चेंज कर दिए ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन। यहाँ ये z और ये a माइनस बी, इनको चेक करते हैं, दोनों इक्वल हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, बच जाएंगे सिर्फ ये वैल्यूज़, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू। अब हम यहाँ पर जो चीज़ कैलकुलेट करना चाहते हैं वो है मैक्सिमम पॉसिबल एरर। और मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए हमें इसके चारों कॉम्बिनेशंस देखने होंगे। तो हम इसके 4 कॉम्बिनेशंस निकाल लेते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन डेल्टा ए प्लस में और डेल्टा बी भी प्लस में। दूसरे नंबर पर डेल्टा ए प्लस में डेल्टा बी माइनस में। तीसरा कॉम्बिनेशन डेल्टा ए माइनस में डेल्टा बी प्लस में। एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन डेल्टा ए माइनस में डेल्टा बी भी माइनस में। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा इनमें से मैक्सिमम है। ये वाले दोनों मैक्सिमम क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं, और ये भी दोनों मैक्सिमम क्योंकि ये दोनों भी ऐड हो रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है, ये पॉजिटिव एरर है और ये नेगेटिव एरर है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट एरर होगी फॉर्मूले में, वो एरर इन दोनों के इक्वलेंट होगी। मीन्स प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी। याद करिए, यही रिजल्ट हमारा तब आया था जब हमने सब्ट्रैक्शन की जगह सम काम में लिया था। तो इससे हम एक रूल बना सकते हैं, जब भी कोई फार्मूला प्लस या माइनस यानी सम या सब्ट्रैक्शन के लिए है, तो उनका रिजल्ट में जो एरर आएगा वो एरर उन दोनों के मेजरमेंट का इंडिविजुअल एरर का सम होगा। मीन्स इन केस ऑफ sum and subtraction, the resultant error is the sum of individual error of the measurements। और अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में कि अगर कोई फॉर्मूला मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो तो उसका रिजल्टेंट एरर हम कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पर मानते हैं कि जो क्वांटिटी हम मेज़र करने वाले हैं, मान लिया वो है A, और जो दूसरी क्वांटिटी है वो है B, और इन दोनों का जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो इनके प्रोडक्ट से चाहिए, और उस रिज़ल्ट को नाम दे दिया है हमने Z। हम पहले की तरह इनकी एरर्स को डेल्टा Z, डेल्टा A और डेल्टा B से रिप्रेजेंट करें तो इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम A को मल्टीप्लाई करते हैं B से, A को फिर मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा B से, फिर डेल्टा A को मल्टीप्लाई करते हैं B से, और फाइनली डेल्टा A और डेल्टा B को भी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, हो सकता है हमारे दिमाग में आएंगे कि प्लस को और प्लस को, माइनस को और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो सारे प्लस होने चाहिए, लेकिन मैं यहाँ आपको याद दिला दूँ, हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर की। और मैक्सिमम पॉसिबल एरर का मतलब है इनमें जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी हमें वो सारी रखनी है, इसलिए हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सारे साइन यहाँ पर लिए हुए हैं। पूरी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में z कॉमन लेते हैं और राइट हैंड साइड में a भी कॉमन लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा z कॉमन लेने से इस z की जगह 1 हो जाएगा और यहाँ पर डेल्टा z अपॉन z हो जाएगा। यहाँ हमने ए बी कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा पहली टर्म में 1 प्लस माइनस, यहाँ पर ये a कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में b बचेगा, मीन्स डेल्टा b अपॉन b। तीसरी टर्म में बचेगा डेल्टा a अपॉन a, और चौथी टर्म में बचेगा डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ab।
यहाँ हम देख सकते हैं Z और AB ये दोनों तो इक्वल हैं, तो ये Z और ये AB एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बची हुई क्वांटिटी में यहाँ पर भी 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो बचेगा वो ये है प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B प्लस। अब बात करते हैं इस क्वांटिटी की। ये क्वांटिटी क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि A और B दोनों लेंथ होती, इसकी जो वैल्यू होती वो कुछ कुछ ऐसी होती। देखिए डिनोमिनेटर में A मान लेते हैं A है 5 मीटर, B जो है वो 7 मीटर है। डेल्टा A है A में होने वाली एरर। सोचिए कि 5 मीटर को जब हम मेज़र करेंगे तो उसमें एरर जो होगी वो या तो सेंटीमीटर की होगी या मिलीमीटर की होगी। इतनी बड़ी एरर तो नहीं करेगा कोई कि 5 मीटर की जगह 3 मीटर ही मेज़र करके आ गया हो। तो वो जो एरर होगी वो होगी बहुत कम। बहुत कम मीन्स 1 मीटर से 100वां हिस्सा, लाइक दिस 0.001। ये हमने लिखा 1 मिलीमीटर की गलती हो गई। ऐसे दूसरे वाले में भी जो गलती होगी वो भी 0.001 जैसी होगी। अब आप सोचिए ये क्वांटिटी वास्तव में क्या है? ये क्वांटिटी है 0.00001 अपॉन 35। इस क्वांटिटी की वैल्यू को रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही छोटी होगी। वो ऑलरेडी ऊपर इतनी छोटी है, अभी 35 से डिवाइड होगा तो और छोटी हो जाएगी। तो इसलिए ये वाली क्वांटिटी बहुत छोटी होने की वजह से इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं और जो रिज़ल्ट बचेगा वो रिज़ल्ट हो जाएगा सिर्फ ये। इस रिज़ल्ट में अभी हमें चेक करना है कि ये क्या इसकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर है या नहीं। तो उसके लिए हम इसकी फिर से 4 पॉसिबिलिटीज़ बनाएंगे और वो 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी या तो ये दोनों प्लस या ये दोनों माइनस, या पहली वाली प्लस दूसरी माइनस, या दूसरी प्लस पहली माइनस। और वहाँ से हम जानते हैं कि इनकी मैक्सिमम पॉसिबल जो एरर है वो सेम यही आ जाएगी, यानी इन दोनों का सम। तो यहाँ हम देख सकते हैं जब भी कोई फॉर्मूला प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो हमें वास्तव में एरर नहीं मिलती है, हमें मिलती है रिलेटिव एरर। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, मीन्स इट इज़ रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर क्या है? जितने भी मेजरमेंट हैं उन मेजरमेंट के इंडिविजुअली रिलेटिव एरर का सम। तो इस तरह से प्रोडक्ट वाले केस में रिलेटिव एरर के सम को हम टोटल एरर में रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हम बात करते हैं डिवीज़न की। हर बार की तरह यहाँ पर भी हम मानते हैं मेजरमेंट के लिए 2 वैल्यूज़ हैं A एंड B और रिज़ल्ट उसका आ रहा है Z से। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो A अपॉन B की फॉर्म में है, A बटे B, जिससे कि हमें Z निकालना है। अब हम हर बार की तरह इनके एरर के साथ इन वैल्यूज़ को दोबारा रखते हैं। अब हम दोनों तरफ यहाँ से Z कॉमन लेते हैं, वहाँ से A कॉमन और नीचे से B कॉमन। यहाँ हम देख सकते हैं Z कॉमन लेने से यहाँ पे बचा 1 प्लस डेल्टा Z अपॉन Z, और यहाँ A कॉमन लेने से ये टर्म होगी डेल्टा A अपॉन A, और B कॉमन लेने से डेल्टा B अपॉन B। हम ये जानते हैं A अपॉन B की वैल्यू Z है, तो इस A अपॉन B की वैल्यू भी Z के इक्विवेलेंट होगी और इस तरह से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब इस टर्म को हम वापस से लिखते हैं। यहाँ पर हमने पहली टर्म को एज इट इज़ लिखा, ऊपर वाली टर्म को एज इट इज़ लिखा, लेकिन डिनोमिनेटर की टर्म को जब हम ऊपर लिखेंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक मैथमेटिकल हेल्प लेते हैं और वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को पहले हम लिखते हैं, फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो ये है बाइनोमियल थ्योरम। इस थ्योरम में 1 प्लस x की पावर n इस तरह की कोई क्वांटिटी हो तो उसको ओपन करने का ये तरीका है।
यहाँ पर ये जो x है इसके लिए कंडीशन है ये x हमेशा इस 1 से छोटा ही होना चाहिए, तभी हम इस थ्योरम को यूज़ करते हैं। अगर ये 1 से बड़ा है यानी x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तब हम इस थ्योरम को यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं, इसको हम यहाँ यूज़ करना चाहते हैं तो देखिए पहली टर्म 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दूसरी टर्म डेल्टा बी अपॉन बी है जिसको हम x मान लेते हैं। ये x 1 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए डेल्टा बी है एरर 0.01 जैसा और b है कोई वैल्यू 5 मीटर 2 मीटर जैसी, तो इसका मतलब है ये क्वांटिटी 1 से छोटी है। तो कहने का मतलब ये है इसकी जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करने में भी कुछ आसानी के लिए हम देख सकते हैं जब x की जगह हम ये लिखेंगे तो और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऑलरेडी 1 से छोटी क्वांटिटी है। 1 से छोटी क्वांटिटी मीन्स 1/2 जैसी। सोचिए कि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 यानी और छोटा। जब इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 यानी और भी छोटा। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे हम ये वैल्यूज़ रखेंगे ये सारी वैल्यू और छोटी होती चली जाएंगी। तो सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इतनी क्वांटिटी काम में लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी छोटी है कि इसको ऐड भी कर दें तो हमारे रिज़ल्ट में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम बाइनोमियल थ्योरम को इससे सॉल्व करके अपना रिज़ल्ट दोबारा से लिखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ तक एज इट इज़ लिखा है, इसकी जगह 1 की जगह ये पहली क्वांटिटी 1 प्लस माइनस nx। n जो है ये वास्तव में यहाँ से आया है और ये यहाँ पर है -1, इसकी वजह से ये जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस और जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस और ये क्वांटिटी हो जाएगी डेल्टा बी अपॉन बी। इस तरह से हम अपनी इस क्वांटिटी को इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जो माइनस की पावर थी वो अंदर आ गई और इस तरह से हमने सॉल्व किया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने एज इट इज़ रहने दिया, राइट हैंड साइड में सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई किया 1, उसके बाद डेल्टा बी की टर्म माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, उसके बाद ए की टर्म प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और उसके बाद ये फोर्थ टर्म प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। यहाँ पर फिर से मैं याद दिला दूँ, लास्ट वाली टर्म में ये प्लस और माइनस की वजह से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ लेनी है तो हमने दोनों साइन यहाँ पर रख दिए। अब हम पहले से जानते हैं ये टर्म बहुत छोटी टर्म है, इसलिए इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी किया था। 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो बची हुई क्वांटिटी होंगी z, a और b की वैल्यू। यहाँ हम देख सकते हैं ये वैल्यूज़, ये डेल्टा b की वैल्यू, ये डेल्टा a की वैल्यू और 1 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। यहाँ पर फिर से मैं याद दिलाऊँ आपको, हमें जो एरर देखनी है वो है मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैक्सिमम पॉसिबल एरर का मतलब है इन वैल्यूज़ के हमें 4 ऑप्शंस लेने हैं, क्योंकि 4 ही ऑप्शन यहाँ पर बनेंगे और उनमें से जब मैक्सिमम लेंगे तो मैक्सिमम होगा ये दोनों प्लस के और जब मिनिमम लेंगे तो ये दोनों होंगे माइनस के। तो अगर हम मैक्सिमम एरर की बात करते हैं तो मैक्सिमम एरर होगी प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी डिवीज़न वाले केस में एरर का पता लगा सकते हैं। जो फार्मूला यहाँ आया है आपको याद होगा, यही फार्मूला प्रोडक्ट वाले केस में भी आया था। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर एक नियम है कि अगर कोई फार्मूला मल्टीप्लाई या डिवाइड की टर्म में हो तो उनका जो रिजल्टेंट एरर होता है उसको निकालने का तरीका ये है, जितनी भी मेज़रमेंट हैं उन मेज़रमेंट के अलग अलग रिलेटिव वैल्यूज़ निकालिए और उसको जोड़ दो। तो इन केस ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवीज़न
द रिजल्टेंट एरर इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स। अब हम बात करते हैं किसी ऐसे फॉर्मूले की जहाँ पर जो मेज़रमेंट हमने इस्तेमाल किया है उसकी कोई ना कोई पावर हो, मीन्स एरर रेज टू एनी पावर। तो इस केस में किस तरह से हम एरर निकालेंगे वो देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर भी कोई क्वांटिटी है जिसको हमने मेज़र किया है, वो है A, और उसकी कोई पावर हमें मिली हुई है, लेट इट इज़ 2, और इससे फॉर्मूला निकल गया है Z। इनको अब हम इनकी एरर के साथ रखते हैं। यहाँ से Z और वहाँ से A को हम कॉमन लेते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि ये A² और ये Z यहाँ से दोनों सेम है, तो इनको कैंसिल कर देते हैं। तो बचेगा यहाँ पर 1 ± डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू, इसकी बात करते हैं। वाकई में ये है 1 + x की पावर n जैसी टर्म, मीन्स बाइनोमियल थ्योरम के जैसा। हम ये पहले भी देख चुके हैं कि बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन बहुत बड़ा होता है, लेकिन इस x की क्वांटिटी चूँकि बहुत कम है इसलिए सिर्फ हम इतना ही इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान है। तो इस क्वांटिटी को वहाँ यूज़ करने पर तो 1 की जगह ये 1 हो जाएगा, n की जगह ये पावर यानी कि 2 हो जाएगा, और डेल्टा A अपॉन A आ जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, तो रिजल्ट बचेगा डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू ±2 डेल्टा A अपॉन A। तो यहाँ हमने देखा पावर वाले केस में भी रिलेटिव एरर निकलती है, और ये रिलेटिव एरर कितनी होती है, जो हमारा मेज़रमेंट है उसकी रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 2 यानी मल्टीप्लाई बाई इट्स पावर। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला हो जिसमें एक से ज़्यादा मेज़रमेंट हमारे सामने हो और उनका रिलेटिव एरर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, सभी मेज़रमेंट की रिलेटिव एरर निकालेंगे, फिर उन सभी रिलेटिव एरर को उन अलग अलग मेज़रमेंट की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उन सबको ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम ऐड करने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकाल रहे हैं और मैक्सिमम पॉसिबल एरर हमेशा ऐड करके ही निकलती है। अब हम देखते हैं इन्हीं कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस, जिससे कि इन सारे कॉन्सेप्ट की एक सही समझ डेवलप हो जाए और हमें इनका यूज़ करना भी आ जाए। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.8। टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज़ मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर आर T1 एंड T2। टेम्परेचर दिया हुआ है, अब हमें इनका डिफरेंस पता लगाना है और डिफरेंस में एरर भी पता लगानी है। पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें T1 की वैल्यू है 20 ± 0.5, T2 की वैल्यू है 50 ± 0.5, और ये है वो वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है। इसको देखकर हम समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन डिफरेंस का क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस किया हुआ है, और डिफरेंस वाले फॉर्मूले को हम ज़रा सोचें तो वहाँ पे कुछ ऐसा था, Z = A - B। इस फॉर्म में तो हमारा फॉर्मूला था, और जो रिज़ल्ट आता था वो कुछ ऐसा था ± डेल्टा Z ± डेल्टा A ± डेल्टा B, यानी दोनों एरर्स को सम। पहले ये सारी वैल्यूज़ यहाँ कहाँ पर हैं इसको देख लेते हैं। देखिए, ये वैल्यू अगर A है तो हम ये कह सकते हैं ये वाली क्वांटिटी है A और ये क्वांटिटी है डेल्टा A, क्योंकि ये वैल्यू है, मेज़रमेंट है, और ये एरर है। इसी तरह से ये 50 वाली क्वांटिटी इसको B मान लें तो ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी डेल्टा B। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल साफ है, Z निकालना है तो Z = T2 - T1 से हम निकालेंगे। T2 की वैल्यू 50 हमने रख दी, T1 की वैल्यू 20 रखी, तो Z की वैल्यू आएगी 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमें ये एरर निकालना है तो एरर निकालने का तरीका हम जानते हैं।
दोनों की एरर का सम, तो पहले की एरर है 0.5, दूसरे की एरर है 0.5 और सम हो गया इसका 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से जो फाइनल रिजल्ट आया वो फाइनल रिजल्ट होगा इनके हिसाब से, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z की वैल्यू यहाँ से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस माइनस यानी एरर की वैल्यू है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्वेश्चन हुआ कि किस तरह से सम वाले फॉर्मूले में एरर का कॉम्बिनेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन की वैल्यूज़ कुछ इस तरह से हैं। इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू दी गई है, करंट की वैल्यू दी गई है और हमें रेजिस्टेंस निकालना है, वो भी परसेंटेज में। क्वेश्चन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी दिया गया है, दैट इज़ V/I, और ये डेटा हमने यहाँ लिख दिए। V/I को देखेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे फॉर्मूले में जो मेज़रमेंट यूज़ हुए हैं उनका डिवीज़न हो रहा है, मीन्स ये डिवाइड वाला फार्मूला है। डिवाइड वाले फार्मूले को एक बार लिख लेते हैं। आपको याद होगा Z की वैल्यू हमने A/B मानी थी और उसका जो एरर आता था वो दोनों की रिलेटिव एरर का सम आता था। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो रेजिस्टेंस निकालते हैं और फिर रेजिस्टेंस का एरर। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो हमारे पास सिंपल फार्मूला है, जैसा ये है। तो V की जगह अब यहाँ पर पहचानिए, पहली जो वैल्यू है ये मेज़रमेंट है और जो दूसरी वैल्यू है वो है एरर। क्योंकि हम वैल्यूज़ को इस तरह से लिखते थे, A को लिखने का तरीका था हमारा A प्लस माइनस डेल्टा A, यानी जो पहली क्वांटिटी है वो है मेज़रमेंट और जो दूसरी क्वांटिटी है वो है एरर। तो यहाँ पर ये वोल्टेज की वैल्यू है, यानी कि ये ट्रू वैल्यू है। तो V की जगह 100, I की जगह I की ट्रू वैल्यू 10 और रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 10। और यूनिट सिस्टम आप जानते हैं, रेजिस्टेंस का यूनिट सिस्टम होता है ओम। अब बात करते हैं डेल्टा R, यानी कि इसकी एरर। लेकिन डिवीज़न वाले केस में हम जब एरर निकालते हैं तो वो हमेशा रिलेटिव एरर निकलती है। और हमें निकालना क्या है, रिलेटिव एरर में पहली क्वांटिटी यानी V की रिलेटिव एरर प्लस दूसरी क्वांटिटी यानी I की रिलेटिव एरर और उन दोनों का सम, हमें ये निकालना है। तो जो वैल्यूज़ हमें मालूम है उनको सबको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। डेल्टा R हमें पता नहीं है, R की वैल्यू 10 हम निकाल चुके हैं, प्लस माइनस डेल्टा V यहाँ से 5, V की वैल्यू 100 प्लस डेल्टा I की वैल्यू 0.2, I की वैल्यू 10। अब देख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा R के अलावा हमें सारी क्वांटिटी मालूम है। इसको सॉल्व करके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा R की वैल्यू पता चल जाएगी। तो डेल्टा R इज इक्वल टू, तो इस तरह से हम एरर इन रेजिस्टेंस भी पता लगा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज वैल्यू ऑफ R, तो परसेंटेज वैल्यू निकालने का तरीका हमारा है रिलेटिव एरर को ही परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रिलेटिव एरर की वैल्यू है डेल्टा R/R इंटू 100%। इस तरह से करके हम रिलेटिव एरर निकालते हैं। तो देखिए डेल्टा R की वैल्यू है 0.7, R की वैल्यू है 10 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7/10 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 7%। तो इस तरह से हमने परसेंटेज एरर निकाली। हमने इस एरर को बिल्कुल उसी तरह से निकाला है जिस तरह से हमने इसको सीखा है। तो ये है एक ऐसा सवाल जिसमें डिवीज़न होने वाली चीज़ों की भी परसेंटेज एरर हमने निकाल रखी है। अब देखते हैं एक और सवाल जो कि पावर से रिलेटेड है। फाइंड द रिलेटिव एरर इन Z। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसकी रिलेटिव एरर हमें पता लगानी है। इनको नोट कर लेते हैं। यह है फॉर्मूला, ये बिल्कुल पावर्स वाला फार्मूला है और जिसमें हमने देखा है जब भी ऐसा केस होता है तो रिज़ल्ट में जो एरर होती है वो रिलेटिव एरर होती है। और उसको निकालने का तरीका है अलग अलग जितने मेज़रमेंट हैं पहले हम उनकी रिलेटिव एरर लिख लेते हैं।
तो ए की रिलेटिव एरर डेल्टा ए अपॉन ए, बी की रिलेटिव एरर डेल्टा बी अपॉन बी, सी की रिलेटिव एरर डेल्टा सी अपॉन सी और डी की रिलेटिव एरर डेल्टा डी अपॉन डी। उसके बाद हम इनकी पावर्स से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए की पावर है 4 तो 4 से मल्टीप्लाई, बी की पावर है 1/3 तो उससे मल्टीप्लाई, सी की पावर है 1 और डी की पावर है 3/2। और उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालने के लिए सबको ऐड कर देंगे। तो इन सबको ऐड कर देंगे और ये तरीका हुआ रिजल्टेंट रिलेटिव एरर निकालने का तरीका। तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए अगर पावर्स वाला फार्मूला हो तो इस तरीके से हम उस कॉम्बिनेशन की फाइनल एरर निकाल सकते हैं।